अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं उस्मा नौमान। आज इलेक्शन की चांद रात है, कल इलेक्शन डे होगा बिलाखिर 8 फरवरी को, और पाकिस्तानी अवाम अपने वोट के ज़रिए अगली हुक्मरान जमात का फ़ैसला करेंगे। आज हमने देखा कि इलेक्शन से एक रोज़ कबल बलोचिस्तान के 2 अज़ला में इंतखाबी दफातर के बाद धमाके हुए, जिसमें 25 से ज़ायद अफराद अपनी कीमती जानें गंवा बैठे। कुछ देर पहले हाफिज़ हमदुल्ला साहब पर भी हमला हुआ, लेकिन खुशकिस्मती से वो इस हमले में महफूज रहे। गो के वज़ीर इत्तलात साहब ये यकीन दिला रहे हैं कि सिक्योरिटी इंतज़ामात मुकम्मल हैं, बड़े मजबूत हैं और पुरअमन इलेक्शन होंगे, अल्लाह करे ऐसा हो। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन भी ये दावा करता दिखाई दे रहा है कि सिस्टम बिल्कुल सही है, EMS महफूज है और किसी किस्म की कोई ताख़ीर नहीं होगी नताइज को डिलीवर करने में। इस सारे हंगाम में अवाम ये सोच रहे हैं क्या उनके वोट को इज्जत मिलेगी, क्योंकि मकबूलियत कितनी ही क्यों ना हो, इस खेल में कबूलियत शर्त अव्वल है। अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करा दूं। मेरे दाएं जानिब जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं राना मुबशिर साहब, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं कमर दिलशाद साहब, साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। उनके साथ मौजूद हैं नाजी साहब, और मेरे दाएं जानिब मौजूद हैं, माफ़ कीजिएगा बाएं जानिब मौजूद हैं सादिया अफजाल साहिबा, रमीज़ राजा साहब और हबीब अकरम साहब। सबसे पहले हम बार बार यही बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी यही चीज़ सुन रहे हैं कि वोट ज़रूर कास्ट करें। तो अपने पैनलिस्ट से आज मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या वो लोग अपना वोट कास्ट करने जा रहे हैं इस बार, या इससे पहले भी वो वोट कास्ट करें? बहरहाल ज़्यादा ज़रूरी है कि इस बार क्या वो अपना वोट कास्ट करने जा रहे हैं? सादिया, सबसे पहले कल की तरह हस्बे रिवायत के लेडीज़ फर्स्ट। बिल्कुल सही है। मेरा वोट है इस्लामाबाद में। अच्छा। आपने बुला लिया लाहौर ट्रांसमिशन के लिए, मुझे इजाज़त ले दें, मैंने सुबह जाना है वोट डालने के लिए। अच्छा। कल आप लोग ट्रांसमिशन संभालिएगा। अच्छा। सीधा सा सवाल का सीधा सा जवाब ये। अच्छा। लेकिन ये देखें, बहुत बुनियादी नुक्ता है ये, मैं पहले भी बात करी थी कि वोटर टर्नआउट जो है वो उस पर बहुत डिपेंड करता है। 13 के अंदर 55% हमें नज़र आया, 18 में फिर 4% कम होकर 51% पे चला गया। वोट के लिए निकलना चाहिए। आपके तवज्जुह से आई थिंक हम सबसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे, इनफैक्ट वोट डालने का तरीका भी बताएं। कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जज्बाती लोग ट्विटर पे, आज सोशल मीडिया पूरा आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि इतना गुस्सा है कि आप वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी सिंबल है आज़ाद उम्मीदवार का, उस पे मोहर तो लगाएं, साथ तीर पे और शेर पे कांटा भी मार के आए। हाँ। ये मैसेज था। तो भाई अगर आप ये करेंगे ना तो अपना वोट ज़ाया कर देंगे, इनवैलिडेट हो जाएगा। हाँ। इतना गम गुस्सा और इतना जज्बात जो है वो उस पर्ची पे मत निकालें, उस पेपर पे मत निकालें। जिस भी उम्मीदवार को वोट देना है जाएं और वोट कास्ट करें। बिल्कुल। तरीका भी जरा बताइएगा आज आगे जाके। वोट कास्ट करेंगे कल? ना सिर्फ मैं करूंगा जी, बल्कि हम मुहिम जुई में पड़े हुए हैं। अच्छा। कि सारे ख़ानदान को हम लिख रहे हैं कि खबरदार ये ना हो कि कोई वोट डालने ना गया। तो जिसके पास नहीं भी है हम गाड़ी भी देंगे, बट वी गोइंग टू मेक श्योर कि हमारा ख़ानदान जो है ना वो, देखिए मैं आपको बताऊं, जो इस वक्त फ़र्क है ना वो है एक इमोशनली चार्ज्ड वोटर का वर्सेस एक नॉर्मल वोटर का। जो नॉर्मल वोटर है ना वो शायद जाए नहीं, सिर्फ जाएंगे जो कि इमोशनली चार्ज होंगे, जो गुस्से से वोट डालेंगे। सो मैं समझता हूँ कि मुझे ये लगता है कि एक पार्टी के बेइंतहा वोटर्स आपको दिखेंगे सही, और वो जाके वोट भी डालेंगे। हबीब साहब, आप नॉर्मल वोटर हैं या चार्ज्ड वोटर? मैं नॉर्मल वोटर हूँ। मैं हमेशा अपना वोट, बड़े बोरिंग है जी मैं वोट कास्ट करके आता हूँ, और उसके साथ मैंने अपना, बल्कि वो मुझे इलेक्शन कमीशन ने ये इजाज़त भी मरहमत फरमाई है कि मैं लाहौर और इस्लामाबाद के किसी भी पोलिंग स्टेशन में जा भी सकता हूँ। अच्छा। क्योंकि मेरे पास वो कार्ड भी है। अच्छा। तो लिहाजा कल मैं ना सिर्फ अपना वोट कास्ट करूंगा बल्कि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे भी जाऊँगा। थानेदार नहीं करूँगा, मैं तो सिर्फ एक ऑब्जर्वर के तौर पर जाऊँगा। ये मैंने सवाल इनसे ये करना है, ये ऐसे जाएंगे या हेलमेट पहन के जाएंगे? देखिए, तो वहाँ पे जनाब इंशाल्लाह वोट कास्ट करेंगे। और देखिए हमें ना ये बात समझनी चाहिए, ये जो पाकिस्तान है ना, इसमें 25 करोड़वां हिस्सा मेरा है। इसकी हर चीज़ का, इसके कर्जे का, इसकी मुश्किल का, इसके मौसम का, इसके ज़मीन का, इसके आसमान का। ये जो 25 करोड़वां हिस्सा है ना, मैं इसका जिम्मेदार हूँ, और मैं वो जिम्मेदारी अपना वोट डाल के अदा करूँगा। इसमें जितना मेरा हिस्सा है उतना ही हमारे वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब का हिस्सा है, उतना ही काकड़ साहब को बड़ा याद करते हैं, उतना ही आइंदा वज़ीर आज़म का हिस्सा होगा, उतने ही गुज़श्ता वज़ीर आज़म का हिस्सा था। देखिए, मुझे अपना काम करना है वोट डाल के।
और मैं समझता हूँ कि जब मैं कल वोट डालूंगा तो मेरे पेश नज़र 2-3 चीज़ें होंगी। एक नंबर ये कि ये मैं इस ज़मीन का इसका मालिक हूँ, लिहाजा ये धरती, ये सरजमीन, दस्तूर ने जो मेरे साथ वादा किया है कि विद द चोजन रिप्रेजेंटेटिव चलेगी, मेरे मुंतखब लोगों से चलेगी, तो कल मैं अपना हक़ इंतखाब बल्कि हक़ मिल्कियत इस्तेमाल करूँगा। सही। दूसरी बात यह है कि मैं कानून की हुक्मरानी की वजह से इस दस्तूर का ताबे हूँ, तो कल मैं कानून की हुक्मरानी के लिए वोट दूंगा। मुझे किसी सियासी मुझे फैसले से इख्तलाफ हो सकता है अदालतों के, मुझे किसी कानून से इख्तलाफ हो सकता है, तो मैं ये सब चीज़ें जहन में रख के कल वोट दूंगा। सही। तीसरी जो चीज़ मेरे जहन में आती है कि जो वोट डालने के लिए, वो ये है कि जनाब इस मुल्क में बाद में मैं शिकवा भी कर सकूँगा। हाँ, मैं शिकवा करने का अहल भी हूँगा जब मैं वोट डालूंगा कि मेरी पार्टी जीते ना जीते, जिसको मैं उम्मीदवार जीते या ना जीते, लेकिन मैं तो कम से कम उस प्रोसेस का तो हिस्सा हूं ना। कल को जब मैं बात करूंगा तो एक जिम्मेदार शहरी के तौर पे बात करूंगा। तो लिहाजा मैंने तो ना सिर्फ अपना वोट डालना है, बल्कि मैं तो तमाम जो नौजवान, जितने जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, कुछ बच्चों के शनाख्ती कार्ड बने हैं, वोटर्स, अगर किसी का दूर भी है तो मैं भी यही काम कर रहा हूँ, उसे कह रहा हूँ कि भाई अगर तुम्हें दूर जाना पड़ रहा है तो जाएं, दूसरे शहर में जाना पड़ रहा है तो जाएं और वोट डालें। ठीक। जनरल साहब, आप कल बता रहे थे आपकी फैमिली के मुख्तलिफ लोगों के वोट्स डिवाइड हो गए हैं, जी, मेरा बड़ा पोता है, उसका वोट उन्होंने गाँव में डाल दिए। अच्छा। मेरी पोती है जो फर्स्ट टाइम वोटर है, उसका उन्होंने मॉडल टाउन में डाल दिए। रहते हम सब एक घर में, एड्रेस हम सब का एक है। ये कमाल है हमारे इदारों का। देखिए, सारे प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, जो मुझे चंदे जो एज एन मैन हु द सीनियर मोस्ट आई थिंक इन टर्म्स ऑफ ईयर्स आल्सो इन द प्रोसेस, हमने बहुत कुछ खोया है आज तक आने में। खोया क्या है हमने? इदारों की जो एक तकरीम हुआ करती थी, होनी चाहिए, वो हम काफ़ी हद तक खोते जा रहे हैं, और वो एक इदारे की बात मैं नहीं कर रहा। नंबर 2, हमने जज्बात को भड़काना, ठीक है, जज्बात के बगैर तो कुछ होता है नहीं है। सब कुछ, मैं तो ये नहीं समझता, ना कोई आप लड़ाई लड़ सकते हैं, ना कोई गेम खेल सकते हैं, ना कोई आप सियासी जमात चला सकते हैं, ना कोई सियासत कर सकते हैं, जब तक आप पूरी तरह इमोशनली फिजिकली इन्वॉल्व नहीं है उसमें। सही। वो ठीक बात है, लेकिन इन सब को चैनलाइज करना टुवर्ड्स ए कंस्ट्रक्टिव फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, वो काम है मेरी लीडरशिप का। हमने, मैं समझता हूँ कि वहाँ पर भी हम कमज़ोरी दिखा रहे हैं, वहाँ पर भी कि चैनलाइज करके, ठीक है, आप आज एक के खिलाफ बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बात कर रहे हैं, कभी एक इदारे को, कभी दूसरे इदारे को। अगर आज आप देखते हो तो मेरे लिए कुछ इदारा ऐसा मोहतरम है, कोई हमारी शख्सियत को ऐसी मोहतरम है पाकिस्तान में? पाकिस्तान ने वो कद भी देखा है। देखिए, वली खान साहब से लाख इख्तलाफात हो सकते हैं, मेरे इख्तलाफात थे उससे। लियाकत बाग में फायरिंग हुई, उनके 12 बंदे मारे गए। वली खान उस वक्त अगर चाहते तो आग लग सकती थी, उन्होंने वो मैयतें उठाई, वापस चले गए वहाँ पर। उसने कहा मैं कुछ करूँगा तो पाकिस्तान को आग लग जाएगी। इतने बड़े बड़े लोग हैं पाकिस्तान में, थे रहे। पाकिस्तान में और मसाइल आते रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग थे जो बीच में आके मसाइल को आपस में सुलझाने की कोशिश करते थे। लोग सुलझ जाते, बात करते थे, बात समझ जाती। मुल्क के लिए दिल बड़ा किया। आज मैं जब ये देखता हूँ सीन पर, तो मुझे वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही। मैं अपने दुख की बात कर रहा हूँ कि भाई मैंने क्या खोया है, एंड आई एम पार्ट ऑफ द प्रोसेस। उसमें अगर इल्ज़ाम अगर कुछ होगा तो शायद, जिस तरह अभी साहब कह रहे थे, 25 करोड़ अवाम का जो एक मैं हिस्सा हूँ, तो अवाम मेरा शायद कसूर से भी ज़्यादा है। इन सब से आगे निकलने के लिए, इन सब से आगे बढ़ने के लिए, पाकिस्तान के लिए सोचने के लिए, पाकिस्तान के लिए बात करने के लिए, पाकिस्तान के लिए काम करने के लिए, क्या हम आज के नौजवान को ये तरबियत दे सकते हैं कि आज के इस प्रोग्राम से, वसासत से कह सकते हैं कि आप खुदा के लिए वोट इस्तेमाल करें? डेफिनेटली करें, जोश से करें, जज्बे से करें, गुस्से से करें, लेकिन इस्तेमाल वो करें कि क्या इससे आप पाकिस्तान को एक कदम आगे लेके जाएंगे, या पाकिस्तान जहाँ पर है उससे हम और इसको नीचे लेके आ जाएंगे। अगर हम ये फैसला कर सकते हैं, नौजवान को हम ये शऊर दे सकते हैं, फिर तो उस लीडरशिप के लिए मैं तैयार हूँ उसको वोट देने के लिए। अगर हम नहीं दे सकते तो मेरा ख्याल है कि फिर हम एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जो हार रहे हैं हम आहिस्ता आहिस्ता। सही। राणा साहब, अब आप भी ना कह दीजिएगा कि वोट इस्लामाबाद में, आपने लाहौर बुला लिया है। नहीं, हम तो है ही इस्लामाबाद। हम तो इस्लामाबाद से आए हैं, हम दोनों इस्लामाबाद से आए हैं। चले, तो आपका वोट तो फिर जाया होगा इसका मतलब। तो तुसी कितने पाना है? तो वापस जाना है किस सुबह? तुसी सेक्रेटरी रहे हो ना इलेक्शन कमीशन दी, मैं समझा तुसी कितने पा दोगे। की फर्क पैंदा? नहीं, मैं पोस्टल बैलेट पाता। अच्छा, अप्लाई किया है वैसे। अच्छा, अप्लाई किया है। वे गोल बोल गल होगी। अच्छा, गल उसे गोल बोल होगी। अच्छा, राणा साहब, ये बता दें कि हमें वोट डालना क्यों चाहिए?
देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन अ सीरियस नोट, देखिए वोट तो डालना चाहिए, ठीक है, हर जगह जहाँ पे भी दुनिया में भी इलेक्शंस होते हैं। मैं ज़रा थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूँगा स्टेट्स का। वहाँ पे भी लोग डालते हैं वोट, इसलिए डालते हैं कि उनको दे हैव दिस कॉन्फिडेंस इन देम कि जी वट एवर दे आर डूइंग इट्स गोइंग टू बी काउंटेड देयर। वो पता है कि जो भी ABC बंदा है, राजा साहब को अगर मैंने वोट डालना है तो राजा साहब को ही मिलेगा वोट, ठीक है। तो वो एक कॉन्फिडेंस लेवल है जो जिसकी वजह से चलते। कभी उसमें हिचेज आते हैं, 19-20 का फर्क पड़ता है, हर जगह पे पड़ता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे सिक्योरिटी की अभी आपने बात की इंट्रो में, सिक्योरिटी जो है 100% सिक्योरिटी कहीं भी नहीं होती, कहीं नहीं हो सकती, बिल्कुल। मेरे ख्याल में जन साहब यू विल एग्री विद मी, 100% सिक्योरिटी दुनिया में किसी जगह नहीं हो सकती है। यू कैन लाइक इंक्रीज द सिक्योरिटी लेवल्स, बट ये नहीं हो सकता कि 100% सिक्योरिटी। इसी तरह इलेक्शंस में बात अगर हम करें तो इलेक्शन में भी वोट जो पड़ते हैं उसमें 19-20 का फर्क पड़ सकता है, उसमें गड़बड़ हो सकती है कि या कोई ज़ाया हो जाते हैं वोट, वो तो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। उसके अलावा ये हो सकता है काउंटिंग में थोड़ी सी हिचेज आ सकती हैं, प्रॉब्लम आ सकती है, बट ओवरऑल देखा जाए तो उसमें लोगों को एक कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। और आई पर्सनली थिंक कि वो कॉन्फिडेंस अगर इस वक्त यहाँ पे हमें भी मिल जाए तो एवरीवन विल गो फॉर इट, ठीक है। अब जैसे राय साहब कह रहे थे, हबीब साहब कह रहे थे कि जनाब वोट डालना चाहिए, जो नहीं भी डालना चाह रहे ना उनको पुश करेंगे, उनको ये दे प्रोवाइड देम लाइक ट्रांसपोर्टेशन, दे विल पुश देम कि जी वोट लाजमी पाओ, ठीक है। व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज कि जो चीज़ें वो लोग, यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी की PTI की बात हो रही है ना कि PTI शुड शो इट्स रिएक्शन, बैलेट बॉक्स जो है उसमें अपना रिएक्शन शो करे। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है, कि वो अपना रिएक्शन वहां पे शो करें। जो लोग आज पता चला कि हम PTI की बात करें, हम वोट डालने की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं PTI की बात कर रहा हूँ। मैं चले आप नहीं कह रहे, चलो हम मैं दोनों वोट डालने की बात करें, जिसको मर्जी दे। नहीं उन तुसी इथे से वो जब चलो वो कहते, वो आप जब कहते हैं ना तो वो अंडरस्टूड हो जाता है। माशाल्लाह, Obvious है। राणा साहब की गवाही भी हम पे कैसी इल्जाम जबरदस्त है। लगाते नहीं हैं, गवाही वैसे क्या भी है, रानियां दी गवाही ते कम नहीं बनता कभी भी अच्छे। अच्छा, सो बेसिकली वोट डालें, जरूर डालें जी, अच्छी बात है, क्योंकि दिस विल ब्रिंग चेंज, ठीक है। क्योंकि आप अगर कोई खुदा ना खास्ता अगर कोई सोच रहा है बैठा हुआ, कोई भी कैंडिडेट बैठ के सोच रहा है कि जी मैं अपने पोलिंग स्टेशन को गड़बड़ कर लवांगा, ठीक है, तो वो कितनी गड़बड़ कर लेगा यार, 19-20 की गड़बड़ कर लेगा, हाँ 10-20 की नहीं कर सकेगा वो, सही, ठीक है। सही। सो वो पोलिंग जो कैंडिडेट है वो अपने आप को जरा थोड़ा सा वो भी अलर्ट रखे कि जो इस वक्त जो चल रही है बातें चल रही हैं कि जनाब पोलिंग स्टेशन पे अपना क्या होता है जी, पोलिंग एजेंट जो है वो, जो अगर कह रहे हैं लोग उन्हें कि जी पोलिंग एजेंट अपनी जिम्मेदारी पे बिठाना है, तो जरा ये भी सोच ले कि पोलिंग एजेंट ने अपनी जिम्मेदारी पे बिठाना है, बट द पॉइंट इज कि आप 19-20 का फर्क हो सकता है, 10-20 का फर्क नहीं हो सकेगा, ये वो उसमें इशू बन जाएगा। पोलिंग एजेंट की जो बात कर रहे हैं ना साहब, अभी अटक से मेजर ताहिर सादिक साहब जो उम्मीदवार हैं आज़ाद, उन्होंने बाकायदा एक वीडियो रिलीज़ की और उस वीडियो में ये बताया है कि जनाब पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनके लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि आपने पोलिंग के दिन अपना कैंप भी नहीं लगाना, जिस तरह सारी सियासी जमातें या उम्मीदवार लगाते हैं, और आपने अपने पोलिंग एजेंट भी हमने आपके नहीं घुसने देने। अब मतलब ये तरीक़ाकार है, ये कोई अंदाज है काम करने आप फियर फैक्टर क्रिएट कर रहे हैं ना, आप जो है उसको वो फियर फैक्टर ना क्रिएट करें। वो मैं उन कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ जो कि पिच हुए हुए अगेंस्ट PTI, ठीक है, लेट इट बी, यू नो, उनको करने दें जो करना चाह रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारी मतलब आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दें, उसके बाद काउंटिंग भी तो होनी है ना, उसके बाद पता चल जाएगा। कमर दिलशाद साहब, आपने ये तो बता दिया कि पोस्टल बैलेट से आपने अप्लाई कर दिया, लेकिन आप क्या समझते हैं वोट करना क्यों जरूरी है? गोल मोल गल की है, पूरी गल नहीं दसते। ज़ाहिर है मैंने पोस्टल बैलेट के लिए अप्लाई करना था, मैं नहीं कर सका। नहीं ये सबसे बड़ी अच्छा, नहीं कर सकते। और समझ आ गई गल। अच्छा, मैं आपको क्लू दे रहा हूँ कि थे गोल मोल गल है सारी। अच्छा, नहीं, मैं इसके तमाम दोस्तों की मैंने बातें सुनी है, इसके मेरा वोट कास्ट करने का मेरा कुछ ख्याल तस्वर कुछ और है। क्या? मैंने बांग्लादेश का इलेक्शन देखा है, 1 जनवरी में 2009 में गया था, तो उन्होंने पोलिंग स्टेशन पर बाहर एक बैनर लगाया हुआ था पोलिंग बूथ के सामने, बांग्ला ज़बान में था, हमें उसका तर्जमा करवाया। हमारे साथ इंडियन इलेक्शन कमीशन मौजूद थे, तो उन्होंने ये लिखा हुआ था कि आप जिसको वोट दे रहे हैं वो क्या वो ईमानदार आदमी है, साहब ईमान तो नहीं कहा, ईमानदार है, अगर इसकी करप्ट प्रैक्टिस इसने बना तुम्हारे वोट के ज़रिए, इस करप्ट प्रैक्टिस के तमाम ज़िम्मेदार तुम होगे।
इसके सारे गुनाहों में तुम शरीक हो गए बराबर का। तो तब पर मैं वोट कास्ट करते वक्त इसकी सारी अहलियत को देख लें। अच्छा। तो हमने इसका तर्जमा करवाया, तो इंडियन जो थे हमने तर्जमा करवा कर रख लिया, लेकिन इंडियन वालों ने ये कहा कि तो बहुत नई बात कही है इन्होंने। और सबसे बड़ी एक और बड़ी बात जो थी बांग्लादेश के बैलेट पेपर पर, वो हमने देखा उस पर लिखा था नन फॉर अबव, नन ऑफ अबव, कि मैं किसी को पसंद नहीं करता। वो आखिर में कॉलम था कि अब मैं सारे बैलेट पेपर पर नाम पढ़ लिए, मैं किसी को लाइक नहीं करता, वो नन ऑफ अबव में नापसंद में मोहर लगा दी। और वहाँ उस पर यह था कानून बांग्लादेश का कि 30% से ज़्यादा हो जाए नापसंदीदा कॉलम पर तो उस हल्के में दोबारा इंतखाब होगा। अच्छा। तो इंडिया ने हमें तो खैर हमने बड़ी कोशिश की, हम नाकाम हो गए। इंडिया ने अपने जाके मुल्क में इस पर कानून बनाया, सही कानून साजी करवाई, और अब उनके बैलेट पेपर पर यही लिखा हुआ है। उसका फ़ायदा वो ये कहते हैं ये हुआ कि जो पार्लिमानी बोर्ड्स को टिकट देती है तो महसूस करती है यार ऐसा ना हो कि ऐसे शख्स को हम टिकट दे दें कि जो बैलेट पेपर पर जो मोहर लगाए तो वो कहे तो सब नापसंदीदा है कि पर मोहर लगा दें। तो सही आदमियों को वोट देने की कोशिश करते हैं पार्लिमानी बोर्ड जो है। हमने भी यहाँ बड़ी कोशिश की। अब सब दोस्त बैठे हुए हैं, मुझे बड़ी आज तक हैरान हो, हम अपने जी फखरुद्दीन इब्राहिम की बड़ी कदर करते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन की। तो मुझे बड़ी उनसे एक गिला था। मैंने उनसे सवाल किया कि आपने 18 अप्रैल 2013 को जब इंतखाबात हो रहे थे तो बैलेट पेपर छपने के लिए चला गया सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस पे, तो उस पर लिखा हुआ था नन ऑफ अबव। तो पूरे पाकिस्तान के ख़ास तौर पे जियो टीवी ने तो बहुत प्रोग्राम उसके ऊपर किए, बहुत अच्छा इलेक्शन कमीशन ने कदम उठाया। लेकिन जो रात को 12 बजे प्रिंटिंग शुरू हुई तो वो निकाल दिया गया। उसकी क्या वजह थी? मैंने बार बार पूछा। जब वो डेथ बेड पे थे आगा खां हॉस्पिटल में, मैं वहाँ जाके पूछा इसका राज बता दें हमें कि किसने मना किया था आपको। वो नहीं बताया उन्होंने, तो वो वापस ले लिया गया। तो यहाँ ये राज वो दिल में लिए ये मैं कह रहा हूँ कि आप ना सही तौर पर आप सिस्टम को लाना चाहते हैं। आपने ऑप्शंस देने थे ना, फिर वो कहते हैं नन ऑफ द अबव। आपने ऑप्शंस देने थे, वो कहते हैं नन ऑफ द अबव। लेकिन वो तहरीर जो थी बांग्लादेश में जो लिखी हुई थी वो क्या होता है करंट प्रैक्टिस का सारी जिम्मेदारी आप पर आए दो, और अभी तक उनके बांग्लादेश की बैनर पर लगा होता है। और अब हमारे जब फिर आके मैं पाकिस्तान का देखा तो मुफ्ती आजम मोहम्मद शफी ने कहा कि वोट एक किस्म का ईमानत तो है। हम सियासी बातें करते ही ईमानत है, लेकिन पीछे इसकी बड़ी बैकग्राउंड है। आप शहादत देते हो शख्स को बड़ा ईमानदार आदमी है, उसके सारे गुनाह में आप बराबर के शरीक होंगे। ठीक। अनीक नाजी साहब, आप वोट करेंगे और करेंगे तो क्यों करेंगे? नहीं सर, वो कहना चाह मैं नहीं कहना चाहती। ये ठहर जाए कंवर साहब, जी जी, आपने उनके गुनाहों में हमें शरीक कर दिया। नहीं, हम तो वोट नहीं कास्ट कर रहे, मैं देख रहा हूँ। तो मैं अनीक नाजी साहब को मौका दें। जी अनीक नाजी साहब। देखें जी, वोट डालना तो बहुत ही मतलब है इसकी, यानी इसकी मुख्तसर सी बैकग्राउंड ये है कि इंतकाल इक़्तिदार जो है ना जी, ये तारीख में सबसे खूबरेज जो खेल है वो इंतकाल इक़्तिदार है, ताकत का खेल है। बिल्कुल। और इंसान अपनी कबायली यानी तर्ज मुआशरत से निकल कर मौजूदा कौमी रियासतों का दौर, ये सारा जो इर्तिका है इसमें जो हज़ारों साल के तजुर्बे ने इंसान को सिखाया है, कलेक्टिव विजडम जिसको कहते हैं, वो ये है कि इंतकाल इक़्तिदार जो है ये या तो अगर पुरअमन ये उसी सूरत में होगा जब ये किसी असूल, किसी ज़ाब्ते, किसी कानून, किसी आइन के तहत होगा। आइन तो उसकी जदीद शक्ल है ना। असूल ज़ाब्ते अगर बना लिए जाएंगे तो ये पुरअमन इंतकाल होता चला जाएगा। जहाँ भी उस असूल जो जहाँ पे जैसा भी असूल है जो तस्लीम कर लिया गया, उस असूल को जब भी तोड़ा गया, जहां भी तोड़ा गया, तो फिर उसका फैसला तलवार ने किया। इसका मतलब यह है कि इंतकाल इक़्तिदार जो होगा वो इक़्तिदार किसके पास होगा, या ये फैसला कोई असूल कर देगा या ये फैसला बंदूक करेगी, तीसरा कोई रास्ता नहीं। सही। अच्छा, जमहूरी सियासी पार्टी जो भी जिस नाम से भी होगी नेशन स्टेट में, यानी मौजूदा हमारे, उसमें मेरे पास इंतकाल इक़्तिदार में यानी वन मैन वन वोट मुझे एक इख्तियार दिया ना रियासत ने, इस काबिल समझा। बिल्कुल। इससे पहले तो ये तकल्लुफ़ ही नहीं था। यानी ये तकल्लुफ़ ही नहीं था, आम आदमी से पूछने की जरूरत ही कोई नहीं। तो जिन रियासतों में आपको ये इज्जत दी गई है कि आप वोट देकर अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, तो इज्जत ले लेने में कोई हर्ज नहीं है। उस प्रोसेस में, उस इंतकाल इक़्तिदार में मैं अपना वोट डालूंगा तो मैं पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार के प्रोसेस में बहैसियत एक शहरी कंट्रीब्यूट करूंगा। और उसके बाद जो हबीब ने बात की कि मैं
अगर मुझे कोई गिला शिकवा है, हाँ, तो वो गिला शिकवा करने का हक मुझे तब होगा जब मैंने वोट डाला। बिल्कुल नहीं तो जिसने नहीं डाला होगा वो गिला शिकवा नहीं करेगा। अच्छा, उसके बाद नहीं सर, वो करता रहे, फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, अब सऊदीया है मिसाल के तौर पे, उन्होंने, आप वहाँ पे देखें, वहाँ पे जो बादशाहत का असूल है वो, यानी दुनिया में जैसे वर्टिकल होता है, उनके यहाँ हॉरिजॉन्टल चला है, मतलब भाई के बाद दूसरा भाई, MBS ने आके उसे वर्टिकल किया। बहुत शदीद खतरा था उस वक्त खूंरेजी होने का वहाँ, क्योंकि उसने एक ट्रेडिशन चेंज किया ना, बिल्कुल, वो औलाद में ले आया। हाँ, औलाद में ये वो मौका था सऊदीया का डिसाइसिव मोमेंट जहां पे खूरेजी आ सकती थी। तो यहाँ पे हमें, अच्छा चीन का अपना है, वो उनकी पार्टी, वो बड़ी सख्त उनकी सिलेक्शन है, फिर उसके बाद पोलिट ब्यूरो है, वहां भी एक बहुत टफ क्राइटेरिया है, वो भी आराम से नहीं मिलता। सही। यहाँ पे मैं वापस उसी वक्त पे आऊँगा, उसी बात पर आऊँगा कि वोट डालकर मैं उस इंतकाले इक़्तिदार में और पुरअमन इंतकाले इक़्तिदार की ख्वाहिश रखता हुआ, बिल्कुल, मैं वोट डालकर, हर पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश है, जिस मर्जी पार्टी को आप वोट डालें, लेकिन वोट जरूर डालें। इसका मतलब ये है। अच्छा हबीब साहब, कल बिलाखिर पाकिस्तानी अवाम वोट डालेंगे, आप क्या समझते हैं कल के बाद हालात सुधार की तरफ जाएंगे या फिर एक नई सियासी कशमकश का आगाज होगा? देखिए, मुझे लगता है कि कल के बाद एक नई सियासी कशमकश पाकिस्तान के अंदर शुरू हो जाएगी। अच्छा। उसकी वजह यह है कि पिछले 2 साल में हमने जो कुछ अपने साथ किया है, और मैं इस खेल के सभी फरीकों के बारे में बात कर रहा हूँ, और जाहिर है जिसमें जितनी ज़्यादा ताकत होती है उतना ही वो जिम्मेदार भी होता है। तो इस हिसाब से आप दर्जाबंदी कर सकते हैं कि कौन कितना जिम्मेदार है। तो इसके बाद अब एक नई कशमकश शुरू होगी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में ये जो उसूल है कि वोट के ज़रिए तब्दीली लाने का, वो थोड़ा मांद पड़ गया, मध्यम हो गया। उसकी वजह यह है कि एक सियासी जमात के साथ जो कुछ किया गया है इलेक्शन के हवाले से, और जो कानूनी फ़ैसलों में बज़ाहिर इस्तदलाल अपनाया गया है, उसके साथ मेरे जैसा तालिब इल्म तो कतअन इत्तफ़ाक़ नहीं कर सकता। और मैं तो तालिब इल्म हूँ, मैंने इस बहुत सारे फ़ुक़हा और मुज्तहिद जो लोग हैं पाकिस्तान के कानून के और इंग्लिश कॉमन लॉ के, उनसे भी बात की है, वो भी इस इस्तदलाल से मुत्तफ़िक नहीं है कि जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है या हो रहा है, तादमे गुफ्तगू जो मैंने अभी आपको बताई। अब जब इस अंदाज में इलेक्शन होगा, रिगार्डलेस कौन जीतेगा या कौन हारेगा, इसको आप छोड़ दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती तब भी एक कशमकश का आगाज़ होगा, और अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीती या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या वो साबका PDM का इत्तेहाद जो है वो इस कदर नशिस्तें ले आया कि जो हुकूमत बनाने के लिए काफ़ी होंगी, तो भी एक कशमकश शुरू हो जाएगी। तो ये कशमकश ठहरेगी नहीं। हमारे बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान के रियासती शिकंजे में सबको जकड़ा जा सकता है। मेरा ख्याल ये है कि अब शायद ऐसा करना मुश्किल हो जाएगा, और अगर हम करेंगे तो हम अपनी रियासत के साथ साथ अपने मुल्क को भी कमज़ोर करेंगे। और हम जहाँ पे पॉलिटिकली खड़े हुए हैं, देखिए हम एक हवाले से तो कुछ आगे निकले हैं, लेकिन अगर दूसरे हवाले से अगर देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत कई साल पीछे चली गई, और इसी के साथ पाकिस्तान की मईशत भी कई साल पीछे चली गई। अब हमें इसको रिकवर करना है। आप तो अभी कह रही ना आगे बढ़ने का काम। फिलहाल तो हमें जो हम पीछे रह गए हैं, जो हमने अपना नुकसान किया है, हमें रफूगरी करनी है जी, जो हमने खरोंचे अपने खरोंचे खुद ही अपने चेहरे पे मारे हैं, फिलहाल तो हमें इनकी मरहम पट्टी करनी है और उस नुकसान को पूरा करना है। आगे जाता हुआ मुझे 2024 में कुछ बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। रमीज साहब, आप क्या देख रहे हैं, कोई सरप्राइज़, या फिर जिस तरह से तमाम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी मिलजुल के कोई हुकूमत, तो आगे तो नहीं बढ़ेंगे ना जी, तो टर्बुलेंस रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक आसान सवाल नहीं है, क्योंकि एक जब सिस्टम से जब डिसअपॉइंट हो जाए ना लोग, वो डेथ नेल होता है, उससे ज़्यादा और कोई ख़राब चीज़ नहीं हो सकती। सो एक तो हमें ये जो होपलेसनेस से निकलना है बाहर, और कहीं ना कहीं कोशिश करनी है कि निकालेगा कौन, जिसको जी निकालेगा कौन इस, मुझे तो समझ नहीं आती है। मैं तो सिर्फ वोट ही डाल सकता हूँ। मैं अपना गुस्सा थ्रू वोट बैलेट बॉक्स के थ्रू ही इजहार कर सकता हूँ उसका, बट अदरवाइज मुझे नहीं पता कौन डिसीजन मेकर्स हैं, क्या होता है एंड में, किस तरह से आगे चलती है। बिकॉज मुझे जो, जैसे मैंने कहा था ना, जब मैं ये
एक दो पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे का क्राउड देखता हूँ ना तो मैं खौफजदा हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे सवाए अनफॉर्चुनेटली जहालत के और कुछ नज़र नहीं आता। जो फेशियल एक्सप्रेशन है ना वो आपको ले जाते हैं खौफजदा एक रूट की तरफ, क्योंकि मुझे वहाँ पे कोई इंटेलेक्ट नहीं दिख रहा होता। सो ये जो है ना, अब आगे चल के जो भी गवर्नमेंट आती है, देखें ना, मफाहमत की गवर्नमेंट में आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, प्रिंसिपल्स का सेक्रीफाइस अगर हो जाता है और जिसको ड्यू मिलना है उसको ड्यू नहीं मिलता है। सो जब आप, और ये बदल गया है ना जी, सारी अब खेल बदल गई है, क्योंकि यूथ का एक्सपोजर जो है ना वो अलग तरह से है। वो ब्लैक एंड वाइट में देख रहे हैं हर चीज़ को अब ज़्यादातर, और फिर फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन ये है कि कई चीज़ें उनको नहीं मिल रही हैं, वो क्यू में खड़े होते हैं, तो एंड पे जब जाने की उनकी आती है तो पीछे से कोई आके और उनकी जगह को ले लेता है और किसी और को सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सो ये एक तरह से ये सिस्टम में बहुत ज़्यादा फॉल्ट लाइंस है। मैं समझता हूँ कि टर्बुलेंस का एक समंदर होगा अगर। What should be the system like? देखिए राणा साहब, सिस्टम तो बड़ा क्लियर कट बेस होना चाहिए उसका सच्चाई के ऊपर, ठीक है, बेस होना चाहिए उसका क्रेडिबिलिटी के ऊपर, और इसको ज़्यादा पॉलिटिकल या एनालिटिकल माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, उस्तादियाँ लगाने की जरूरत नहीं है। असल बात यह है कि जिसकी जो जिम्मेदारी है बस वो अपनी जिम्मेदारी अदा करे। एक ब्रेक हम लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। इलेक्शन की चांद रात है और सहाफ़ती सितारों से महफिल सजी है। सादिया के पास चलते हैं। सादिया, आप क्या समझती हैं, हंग पार्लियामेंट होगी या मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सरियत हासिल कर सकते हैं? 2/3 तो नहीं मुझे, लेकिन पहले मैंने ये बात की थी कि 85 से 100 सीटें जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हिस्से में आएंगी और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नज़र आ रही है। बट एक चीज़ जिस पर मैं बात करना चाह रही हूँ, उज़मा, ब्रेक पे भी मैं ये बात करी थी कि वो वाली बात नहीं, वो घबरा गए, कुछ कोई और बात करना चाहिए। देखिए, हर दौर में क्या होता है, किसी भी मुल्क की आप मिसाल उठा लें, पड़ोसी ममालिक की मिसाल उठा लें, कि वक्त गुजरने के साथ हम कहते हैं कि हमारे हालात में बेहतरी आई है, चीज़ें जो है बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पाकिस्तान हैज़ बिकम अ लाफिंग स्टॉक, कि हर गुजरते दिन के साथ हम कहते हैं कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं बजाय इसके कि बेहतरी की तरफ जाएँ। अब 70 के बाद से देख लें तो ये 12वां इलेक्शन होने जा रहा है जो कल हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। हमारे यहाँ इस वक्त ज़रूरत है कि पूरा जो प्रोसेस है ये चले। आप वोट की बार बार बात कर रही थी कि एक डेमोक्रेसी के अंदर, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर सबसे पावरफुल टूल किसी भी इंसान के पास जो है, नॉन वायलेंट टूल, वो ये है। इसका इस्तेमाल इसलिए ज़रूरी है। बिल्कुल। यहाँ पे प्रॉब्लम तब आता है जब लोगों को इस पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस पर ट्रस्ट कम हो जाए। 2018 में भी हुआ, ऐसा नहीं है। मैं बार बार मिसाल माजी की इसलिए देती हूँ कि हमें सारी चीज़ें फिर साथ रखनी चाहिए कि आप ये जो कह रहे हैं कि आज हालात ऐसे हैं, हालात पहले भी रहे हैं। 50% का फ़र्क था, 20% का फ़र्क था, 5% का फ़र्क था, कतई नज़र इसके, लेकिन ये चीज़ें होती आई हैं। ये चीज़ें आपने माजी में भी देखी हैं। इस वक्त सोशल मीडिया की वजह से आपको ज़्यादा नज़र आ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया पे एक प्रेजेंस तो है। हैविंग सेड दैट, उनका एक सब्सटैंशियल वोट बैंक भी है, उनके वोटर्स भी हैं, आप उसको माइनस नहीं कर सकते और ना कोई माइनस कर रहा है। हम बार बार ये बात करते हैं कि आपने आगे का सोचना है, और मेरा हमेशा मौक़िफ़ ये होता है कि हम माजी की पूरी तमाम चीज़ों को देखकर, पूरी तारीख़ का मुताला करके फिर करेक्शन अप्लाई करें। कल एक इंसान चोर था, वो फरिश्ता हो जाता है। कल एक फरिश्ता था, वो आज चोर हो जाता है। अब क्या पता कल वही चोर जो है दोबारा फरिश्ता बना दिया जाए। का सफर है, उसी में हम ये चीजें गलत है इस मुल्क के लिए। ये खिलवाड़ इस मुल्क के साथ ना करें, इस पे आपको सोचने की जरूरत है। उज़मा ने जिसको वोट दिया है वो उसी शख्स के पास आना चाहिए। वो उस टाइम पे अगर PMLN की हुकूमत चल रही थी तो हमें फिर क्यों बताया गया, वो फिर धरने भी गलत थे, क्योंकि उसके बाद जुडिशल कमीशन ने कहा कि नहीं ये तो माली बेज़ाब्तगियाँ, वो इंतखाबी बेज़ाब्तगियाँ थी, उसमें कोई बाकायदा तौर पे रिगिंग निकली नहीं। वो 4 हल्कों के खाते में वो जो डाल दिया गया, उस वक्त जब तमाम मीडिया ये बताता था कि नवाज शरीफ चोर है, फिर उस पर भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए। फिर आज जो कुछ हो रहा है, और हम तो कंडेम कर रहे हैं कि हाँ ये हालात नहीं होने चाहिए किसी भी सियासी जमात के साथ। आज एक शख्स जेल में बैठा हुआ है, उसको भी बाहर आकर उतनी ही आज़ादी होनी चाहिए थी। सबको इस प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहिए। आप आगे की बात क्यों नहीं करते हैं? अब कल को नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, जरदारी बने, बिलावल साहब बने, शहबाज शरीफ साहब बने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई आ जाए, कोई आज़ाद बन जाए,
मैं उस वज़ीर आज़म के किरदार पे ज़रा बात कर लीजिए। वज़ीर आज़म पे ये उस पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ये ओनस किसका है कि वो मैंडेट जो लेकर आया उसको जस्टिफाई करे। आपने हालात इसी तरीके से रखने हैं, इसी तरीके से मुआशरे में जो दरार बढ़ती जा रही है उसको बढ़ने देना है या उसको कम करना है। मुझे याद है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म जब बने, दो चीज़ें इस वक्त भी आप अगर आज के हालात से मवाजना करें तो आपको वो नज़र आता है। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आज़ाद करने का ऐलान किया। इस वक्त पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। क्या मैं अगर नाजी साहब इस पे रोशनी डालेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनने में कोई शक नहीं है, क्या वज़ीर आज़म साहब नवाज शरीफ बनने के बाद ये वाकई में दिल बड़ा करके पॉलिटिकल प्रिजनर्स की आज़ादी का ऐलान कर सकते हैं? दूसरी चीज़, हम हमेशा कहते हैं कि आपके पास उस तरीके से क़यादत नहीं आई, सियासी क़यादत नहीं आई। दूसरा ऐलान यूसुफ रज़ा गिलानी ने किया था जो कि हो नहीं सका, उस पर अमल दरामद, कि जो स्टूडेंट यूनियंस हैं उन पर बैन था उसको लिफ्ट कर दें। आपने जब वो यूनियंस पे बैन रखा, आपने नई क़यादत उभरने ही नहीं दी, आपने लोगों को मौका ही नहीं दिया, तो फिर आपके पास यही लोग आएंगे ना जो एक नून में है, कल पीपल्स पार्टी में, परसों तहरीक इंसाफ में, और घूम फिर के वो क्योंकि वो मजबूरी बन गए हैं, क्योंकि वो इलेक्टेबल्स हैं, क्योंकि वो जीत के आएंगे, क्योंकि वो अपनी सीट निकालेंगे, हर जमात की मजबूरी है, वो नागुज़ीर होते चले जा रहे हैं। नाजी साहब, जैसे सादिया ने आपसे सवाल किया कि क्या मियां साहब दिल बड़ा करेंगे, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि नया अंदाज़े हुक्मरानी लाएंगे वो। देखिए जी, मैं पहले तो ये गुजारिश करना चाहूँगा कि मुझे, यानी अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, मुझे कोई इंतशार नज़र नहीं आ रहा। इलेक्शन के बाद एक बड़ी मजबूत हुकूमत आ रही है, अल्लाह करे, अल्लाह करे, बहुत मजबूत हुकूमत आ रही है। सादिया ने कहा इनको मुस्लिम लीग नून की 80 से 85 नशिस्तें उनका अंदाज़ा है, बिल्कुल ठीक है। 85 से 100, 85 से 100, मेरा अंदाजा जरा इससे ज्यादा है। अच्छा, पता चल जाएगा। बट और आपका अंदाजा क्या है? ऑन रिकॉर्ड ये भी बता दें नाजी साहब। आप दोनों का इनकसार है, मैं इसकी दाद दे दूं। आपका अंदाजा क्या है नाजी साहब? आप बताइए क्या है? आप कहते हैं 266 आ रही हैं, मतलब हबीब साहब जरा आपका अंदाजा क्या है? भाईजान, आपने पार्टीबाजी करनी है तो नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ। मुझे पता है कि आपके शो की मतलब फायदा चुक दे पे मैं तो आप दोनों के नंबर्स पे आपके राइट कनेक्शंस बड़े ठीक जगह पे हैं, तभी शो आपके पास है, मेरे पास तो नहीं। हबीब साहब से पूछेंगे, वो कहेंगे सारी की सारी पीटीआई के पास जा रही है। कमाल हो गई, मतलब हबीब साहब मौका दे प्लीज। जी अच्छा, इजाजत है सर? सर भाईजान आप ही को तो इजाजत है। और नहीं सर, तो शो तो आड़े कोल है, राइट कनेक्शन, आप ही की पार्टीबाजी खुल घुमा के अंदाजा लगाएंगे, आपके ताबे है। चले जनाब। मुझे जी नंबर ज़्यादा लग रहा है। अच्छा, ठीक ठाक लग रहा है। 118 120 तो मेरा ख्याल है जनरल सीट्स होंगी, रिजर्व मिला के कोई अच्छी खासी 165 क्रॉस कर जाएगा। ठीक। अब आपने बात की कि नवाज शरीफ को दिल बड़ा करना चाहिए। ये केसेस नवाज शरीफ ने नहीं बनाए। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हम इंतकाल इक़्तिदार की बात कर रहे थे। ये 9 मई जो हुआ था, ये नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं हुआ था। ये 9 मई जिनके खिलाफ हुआ था और उससे पहले की तकरीरें और बाद की तकरीरें अब ये हैं। बाकी सियासी जमातें तो चाय पी रही हैं और इन दोनों की लड़ाई का फायदा उठा रही हैं। यही करना चाहिए उन्हें। अच्छा, मैं इंतशार नहीं देख रहा। एक मजबूत हुकूमत आएगी और 1 पेज वाली, ये ढोल नहीं बजा रहे उस तरह का, ये दे आर वेरी सीरियस प्रोफेशनल, और उसकी निशानी ये होती है कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जनरल आसिम मुनीर के साथ जो इन लोगों ने की है प्रोपेगेंडा, उसने जवाब दिया, उसने एक्शंस दिखा दिए हैं। नवाज शरीफ पर क्या एतराज था पूरी इलेक्शन पर? बोल नहीं रहा, वो अपना होमवर्क बैठा कर रहा था। अब वो निकला है, उसने टीवी स्क्रीन पर कभी भी मुंह करके कुछ नहीं कहा, सही, कोई धमकी नहीं दी। ही मीन्स बिजनेस। उसके रिजल्ट आप देख लेंगे परसों। सही। अब आ जाइए वापस के वो क्या कहे सियासी, उसकी लड़ाई, उसने पीटीआई ने ना उस पर हमला किया ना उसने कोई जवाब दिया। उसने जो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई इन दोनों की लड़ाई के नतीजे में, उसने उसको एक्सप्लॉइट कर दिया। सही। अब आगे आके वो माफी देने वाला कौन है? जो वो कर सकता है वो ऑलरेडी कह चुका है। मरियम नवाज भी कह चुकी है, वो भी कह चुका है। सही। और ये भी सियासत है बाय द वे। वो जब आ जाएंगे तो पावर में आने के बाद हर पार्टी की ये कोशिश होती है, जो 2018 में बानी पीटीआई की पहली तकरीर थी कि जो हुआ सो हुआ, भूल जाए, अब हमें एक होना है। पहली तकरीर उसकी यही थी, सफेद शलवार कमीज पहन। ये इलाहाबाद में शहबाज शरीफ ने कहा कि मिसाके वो क्या, वो एक मईशत तो कहा एनआरओ लेने आ गए, एनआरओ लेने आ गए, बात ही किसी से नहीं की।
ये उसी तरह से ये भी दावत देंगे। इनकी सियासत ये होगी कि ये वो जितने अब बिखरे हुए लोग हैं इनको वो अपनी तरफ हमदर्दियां लें, ये वो कोशिश करेंगे, लेकिन ये कि इनको रियायत दे देना ये उसके बस में मेरा नहीं ख्याल के होगा। पीपल्स पार्टी साथ शामिल होगी या फिर ऑपोजिशन में बैठेगी? पीपल्स पार्टी अपोजिशन अच्छा। बिलावल भुट्टो अपोजिशन लीडर होंगे और मतलब है ये जो एक पूरा ग्रुप है ये अब तमाम सियासी पार्टियां जो हैं मुंह में पानी भर के इस ग्रुप को देख रही हैं जो एंटी नवाज है और एंटी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स कहना चाहिए। अब ये मुख्तलिफ सियासी जमातों बकरा ज़िबा हुआ है, ज़ाहिर है वो अपना हिस्सा लेंगे, वो अपना हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे। बिलावल भुट्टो कोशिश कर रहे हैं आसफा के साथ मिलकर और भी करेंगे। मौलाना अपनी जगह कोशिश करेंगे। मुमकिन है कि ये 2 या 3 साल में ये पूरा ग्रुप कोई अपनी नई क़यादत तलाश कर ले, मुमकिन है। ठीक। पीटीआई की क्या पोजीशन रहेगी? पीटीआई एज सच तो टेक्निकली इस इलेक्शन में भी नहीं है। मैं एक अदना तालिब इल्म हूँ तारीख का। अब ये दिलों में रहना चाहे रहे, अब ये ख्वाबों ख्यालों में रहना चाहे रहे, ये सोशल मीडिया पे रहना चाहे ये रहे, ग्राउंड पे अब ये नहीं होगी। लोग रहेंगे, ये वोटर रहेंगे, लेकिन इनका कोई नया ग्रुप होगा, कोई नई क़यादत होगी। ठीक। ये चीज जो 2011 को जिसका ज़हूर शुरू हुआ था, जिसको हम बतौर पीटीआई जानते हैं, ये नहीं होगी। ये फिर ये खत्म हो गया। बस वो तकसीम दर तकसीम होगी। एंटी नवाज ये जो इतना बड़ा वोट बैंक है ये तो डिसअपीयर नहीं हो रहा है, ये तो मौजूद है। ये कोई नई शक्ल अख्तियार करेगा। ठीक है। लेकिन बानी पीटीआई अब वो नहीं है। कमर दिलशाद साहब आपकी जानिब में आऊंगे, एक ब्रेक हमें लेनी है छोटी सी नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, सुनो न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। कमर दिलशाद साहब आप क्या देख रहे हैं कल के बाद, सियासी इस्तेहकाम या फिर सियासी इंतशार? नहीं, हमारा तो पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर कि 60% से ज़्यादा वोट टर्न आउट हो गया तो पूरा सिस्टम तब्दील होने के इम्कानात हैं। अच्छा। दूसरी सबसे बड़ी अहम बात, जैसे बताया गया, अनीक ने बड़ी अच्छी बात की। अब मैं ये सोच रहा था कि आज जंग अखबार पढ़ें आप। जंग अखबार में हमारे दोस्त हैं साफ़ी, उन्होंने एक नया दिया है कि ये आइंदा इलेक्शन जो होगा पाकिस्तान का सिस्टम मॉडल बांग्लादेश मॉडल होगा। जी, सुहेल वड़ाइच साहब ने लिखा। मुझे उससे इत्फाक नहीं है। मैंने बांग्लादेश को बहुत करीब से देखा है, उन्होंने दूर से देखा है। अब वो जिस अंदाज से वो बात कर रहे हैं तो बांग्लादेश की हुसैना वाजिद ने वो सारा सिस्टम बदल दिया जो 2009 में हमने देखा था। अब वो सिस्टम वहाँ नहीं रहा। दूसरी बात ये वाज़ेह किया उसने लिखा है कि जी पाकिस्तान की आर्मी और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर 10 साल हुकूमत करेंगे। जो नया प्राइम मिनिस्टर जो बनेगा वो 10 साल तक हुकूमत करेगा, 10 साल तक। ये उन्होंने लिखा कि ये कयास किया जा रहा है। बस ठीक है, वो सबके दोस्त है, सबके जो लिखा है उसने, मैं उस पर इत्फाक नहीं करता। वो 10 साल हुकूमत करेंगे और किसी की जरूरत नहीं होगी उसके खिलाफ बात करने की, ये भी लिखा है जी। ये तो बिल्कुल उनका जैसे बांग्लादेश में जमात इस्लामी के साथ सलूक किया गया था, वो तमाम बड़े बड़े रहनुमाओं को सदाए मौत दे दी थी हुसैना वाजिद ने, तो इसी तरह के पाकिस्तान में सिस्टम आएगा। भाई ऐसी बातें अब नहीं होनी चाहिए। आप ऐसा सिस्टम नहीं देखते? नहीं, मैं उसकी तरफ मैं नहीं। अब वो मॉडल सिस्टम बांग्लादेश का मॉडल हमने बहुत पढ़ा है, लेकिन हुसैना वाजिद ने सारा तब्दील कर दिया, वो अपना नया सिस्टम देख रहे हैं। आप कल के बाद कल के ये कि अगर 60% वोट से ज़्यादा टर्न आउट हो गया, आज़ाद उम्मीदवार जैसे हमारे रमेश साहब कह रहे हैं कि अगर बिल्कुल अपने स्टैंड पर खड़े रहे तो फिर वो सिस्टम को चलने नहीं देंगे। और सबसे बड़ी अहम बात ये होगी कि अगर लीडर ऑफ द हाउस का तकर्रर करते वक्त, इंतखाब करते वक्त 169 की तादाद नहीं पहुँच सकी और 3 दफ़ा रन ऑफ इलेक्शन होता रहा और इसके बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब नहीं हो सका, तो प्रेसिडेंट पाकिस्तान जो है आर्टिकल 58 सब सेक्शन 2 के तहत असेंबली को तहलील कर सकते हैं। अच्छा, राणा साहब आप क्या समझते हैं? आई पर्सनली थिंक जी ये डिसाइडिंग मोमेंट जो है ये आप जब रिजल्ट आ जाएगा ना और उसके बाद रिजल्ट के बाद जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो क्या उनका बनता है, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर होगी, क्लैरिटी उस वक्त आएगी। अभी इट्स टू अर्ली टू प्रिडिक्ट। हमारी सियासत जो है ना बेसिकली पाकिस्तान के डे टू डे चलती है, इतना लंबा प्रिडिक्ट करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। जनरल साहब आप क्या समझते हैं, आज़ाद उम्मीदवार इंटैक्ट रह सकेंगे? नहीं, देखिए, आज़ाद उम्मीदवार इंटैक्ट रहना पाकिस्तान की रवायत तो ये नहीं है। अगर रह जाएँ तो हैरानगी होगी मेरे लिए। रवायत नहीं है ना हमारे यहाँ पे दुआएं भी सब चल रही हैं, ऑलरेडी चल रही हैं इसमें। लेकिन ये बदकिस्मती होगी अगर ऐसा होगा तो ये, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी वजूहत आप ले लें, अगर इंडिपेंडेंस जीत के आते हैं, जो भी हमारे कवानीन हैं उनके तहत अगर उनको अपना एक से मिलना चाहिए, मिले उनको। हम पाकिस्तान के एट द एंड ऑफ द डे हम सब जो बात कर रहे हैं चाहते क्या हैं हम लोग? पाकिस्तान शुड कम आउट स्ट्रॉन्गर, स्टेबल,
और एक डायरेक्शन की तरफ चल पड़े हम लोग। क्योंकि हमारे सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस मुंह जी खोले वही खड़े मैं कह हैं। रहा हूँ ना कि बार बार मैं इसी तरफ ध्यान जाता रहा हूँ कि भाई इलेक्शन तो हो जाएगा, कोई जीत जाएगा कोई हार जाएगा, लेकिन उसके बाद हम पाकिस्तान को आगे लेके कैसे चलते हैं, क्या हमें इतनी ज़रूरत है हमें कि हम अपने आप से ऊपर उठ के बात कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो फिर तो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा, रिकवर भी करेंगे इंशाल्लाह, आगे भी जाएगा। पाकिस्तान मुझसे आपसे हम सबसे बेइंतहा ज़्यादा बड़ा भी है, अल्लाह का शुक्र है, बेइंतहा मजबूत भी है। और ये जो हम बार बार ये कहते हैं पाकिस्तान को ये हो जाएगा, अल्लाह पाकिस्तान का ऐसा कुछ नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह। हमारे लोग जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, दे बिलीव इन पाकिस्तान, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एज फार एज आई एम कंसर्न। ठीक। अगर वो पाकिस्तान में बिलीव करते हैं तो फिर इंशाल्लाह और पाकिस्तान है तो हम सब हैं। ट्रांसमिशन का सिलसिला यहाँ पर खत्म होता है 10 बजे। शब मेराज भी है, मुबारक रात है, पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब दुआ करेंगे आज की मुबारक रात। ट्रांसमिशन का सिलसिला यहाँ पर खत्म होता है 10 बजे। ट्रांसमिशन के साथ आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। अल्लाह ने के बाद।